होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं मर्शिका लेके आई हूँ आपके लिए सेकंड लेक्चर। आज एक और लेक्चर हम करेंगे चौसर से रिलेटेड ही। पिछले लेक्चर पे मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था या शेयर किया था कि जो चौसर है उनका इंट्रो दिया था, साथ में आपको बताया था कि 3 मेजर पीरियड्स में उनके 3 माइनर वर्क्स और मेजर वर्क्स सब कुछ 3 ही पीरियड्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सो वो 3 पीरियड्स कौन कौन से थे? पहला था फ्रेंच पीरियड, दूसरा था इटालियन और लास्ट वन था इंग्लिश। ठीक है, सो मैं आपको फ्रेंच पीरियड डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर वो चेकआउट करो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, बिकॉज अदरवाइज आपका जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। और कनेक्टिविटी आपको इंग्लिश लिटरेचर में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप पीछे का नहीं समझोगे तो आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो बेसिक्स अपने बहुत क्लियर रखने हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे के 2 पीरियड्स, जो कि इटालियन पीरियड है और इंग्लिश पीरियड है। ठीक है, चौसर का ही। एंड वीडियो के एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यही सोचा है कि कोई भी सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे उसके एंड में हम जरूर से 3, 4, 5, 6 जितना भी हो पाएगा टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग हम उतने क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे, बिकॉज डेली का रिविजन बहुत जरूरी है। चाहे वो नेट का एग्जाम हो उसके लिए, चाहे टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम हो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, अगर हमने रिवाइज नहीं किया तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाने वाली है और उसके बाद आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगी, जो मैं नहीं चाहती। इसीलिए मैं खुद ही हर लेक्चर के एंड में थोड़े थोड़े करके सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देर नहीं करते, इटालियन पीरियड से स्टार्टिंग करते हैं नोट्स के साथ। आप लोग अपना पेन पेपर्स रेडी रखो या लैपटॉप, जिस पे भी आपने नोट्स फॉर्म करने हैं, साथ साथ में करते जाना। इटालियन पीरियड में डिस्कस कर रही हूँ पहले। चौसर विजिटेड इटली बिटवीन 1372 टू 1378। नोट कर लो कि चौसर ने इटली विजिट किया था 1372 से लेकर 1378 तक, एंड केम इनटू कांटेक्ट विद पेट्रार्क एंड बोकाशियो। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है चौसर से एसोसिएटेड। पेट्रार्क और बोकाशियो से वो तभी मिले थे। ड्यूरिंग दैट पीरियड ही रोट। अब उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे उस पर्टिकुलर पीरियड, जितने टाइम वो इटली में थे उन पर्टिकुलर पीरियड में उनके कुछ मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, आप लोग उनको भी नोट करो। फर्स्ट वन इज ट्रोइलस एंड क्रिसिडी। It is the longest poem of Chaucer, containing 8,200 lines in Rhyme Royal. Rhyme Royal में ये पोएम लिखी गई है या पोम लिखी गई है, एंड बहुत ही लॉन्ग पोएम है। ठीक है, एंड 8,200 लाइन्स की ये ओवरऑल पोम है। दो इट इज अ ट्रेजेडी, इट इज नोन फॉर इट्स कॉमिकल कैरेक्टर पैंडारस। ठीक है, वैसे तो ये क्या है, एक ट्रेजेडी है। थीम मैंने बताई थी ना, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ये सब कुछ हो सकता है। ट्रेजिक कॉमेडी भी हो सकता है। ट्रेजिक कॉमिक में क्या होता है कि ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर होता है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो ये पोम है, वैसे तो ये क्या है, ट्रेजेडी है बाय इट्स नेचर, बट ये अपने कॉमिकल कैरेक्टर पेंडारस के थ्रू भी जानी जाती है। यानी इसके अंदर एक कॉमिकल कैरेक्टर पेंडारस नाम से फेमस है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है पहले भी कि भाई कॉमिकल कैरेक्टर कौन है ट्रोइलस एंड क्रिसिडी का, तो आपका सही आंसर क्या होगा? पेंडारस। Here the poet has depicted the life as a whole, a mixture of comedy and tragedy. पूरी की पूरी पोम में क्या किया है पोइट ने? लाइफ को एक मिक्सचर दिखाया है ट्रेजेडी और कॉमेडी का। It is based on Boccaccio's Filostretto. ये किसके ऊपर बेस्ड है? बोकाशियो के वर्क फिलोस्ट्रेटो के ऊपर। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ट्रोइलस एंड क्रिसिडी के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क पे मूव करते हैं। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता रही हूँ ताकि आप अपने नोट्स की फॉर्म में इसको अपने पास रखो और रिवाइज करते चलो, बिकॉज इतने सारे नाम होते हैं ना लिटरेचर में, लास्ट में एक साथ याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यही नोट्स आपकी हेल्प करेंगे आगे जाकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ठीक है, this allegory in 700 lines was written in honor of Richard's second marriage with Anne of Bohemia in 1382. बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर कवर हो गए। पहली बात तो ये जो एलिगोरी है वो 700 लाइन्स में लिखी गई है, और किसके ऑनर में लिखी है? रिचर्ड सेकेंड्स मैरिज विद एने ऑफ बोहेमिया इन 1382 में, उनकी शादी से, उनकी सेकेंड मैरिज से रिलेटेड लिखी गई है, उसके ऑनर में लिखी गई है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ एलिगरी, माइथोलॉजी एंड सेंटिमेंटालिटी। किस किस चीज का मिक्सचर है ये? एलिगरी, माइथोलॉजी एंड सेंटिमेंटालिटी। इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर एस, क्या क्या मेन उसकी चीफ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट वन इज ह्यूमर, देन जीनियलिटी, देन ड्रामेटिक ब्रिस्कनेस एंड रोमांस। ये सारी उसकी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। It proved a milestone leading to the creation of Canterbury Tale. जो कैंटरबरी टेल है, इतना फेमस वर्क,
उसकी बिगनिंग के लिए या उसके लिए भी मतलब उसका एक बेस माना गया है उस पर्टिकुलर वर्क को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, और एक माइलस्टोन के नाम से भी जाना जाता है ये। देन हेयर कम्स द हाउस ऑफ फेम, ठीक है, हाउस ऑफ फेम, थर्ड वर्क। दिस पोम वॉज रिटन इन 1380 एग्जिबिटिंग अ क्लियर इन्फ्लुएंस ऑफ दांते। जो दांते हैं उसका क्लियर इन्फ्लुएंस इस पर्टिकुलर वर्क पर देखा जाता है, पर्टिकुलर पोम पर देखा जाता है, जो कि कब लिखी गई थी, 1380 में। ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाना। लिटगेट लेटर कॉल्ड दिस पोएम दांते इन इंग्लिश। लिटगेट ने इसको बाद में एक नाम दिया, दांते इन इंग्लिश। दिस ऑल्सो कंटेन सम ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस, कुछ ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस भी हैं इस बुक के अंदर, लाइक चॉसर्स रीडिंग हैबिट्स, हिज पर्सनल टेस्ट एंड हिज मैरिटल लाइफ, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर वर्क इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 3 डिस्कस कर लिए, फर्स्ट रॉयलिस्ट इनक्विजिटी, सेकेंड द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स एंड थर्ड वन इज द हाउस ऑफ फेम। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ वर्क, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन। ये मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद है, ये वाला वर्क। हमारे मास्टर्स में ये वर्क था और मैंने पढ़ा भी, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने नहीं रीड किया है तो जरूर से रीड आउट करना। This book written in 1385 is an allegory containing the poet's personal sentiments. इसके अंदर poet के personal sentiments हैं, ठीक है, और 1385 में ये as an allegory लिखी गई है। The Queen of Bohemia bade him to write of good women instead of the sensuous and fickle-minded. सेंशियस और फिकल माइंडेड के अलावा बोला गया है कि क्वीन ऑफ बोहेमिया ने बोला था उनसे, लाइक चॉसर से, कि आप विमेन को पोर्ट्रे करो एक गुड विमेन के कैरेक्टर में, लाइक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। द बुक हैज मेनी हाईली इंप्रेसिव पैसेजेस रिटन इन आर्टिफिशियल स्टाइल। बुक के अंदर बहुत सारे ऐसे इंप्रेसिव पैसेजेस हैं जिनको आर्टिफिशियल स्टाइल में लिखा गया है, कपल्ड विद लाइट ह्यूमर एंड नोबल सेंटिमेंट। साथ साथ में हल्का हल्का सा लाइट ह्यूमर, मतलब बहुत लाइट लेवल का, बहुत हल्के लेवल का ह्यूमर दिखाया गया है, और साथ में कुछ नोबल सेंटिमेंट्स को भी यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। आप देख रहे हो कितना ज्यादा आर्टिस्टिक नेचर होगा चौसर का, कि वो इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ लाइक कपल अप करके इतने प्यारे वर्क्स कंपोज करते थे, ठीक है। तभी चौसर का नाम लिटरेचर में इतना, इंग्लिश लिटरेचर में इतना ज्यादा माना है और इतना ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट हम अपना अगला पीरियड स्टार्ट करेंगे, द इंग्लिश पीरियड, ओके। This period is marked by flowering of Chaucer's genius and originality as an immortal writer, culminating into the creation of Canterbury Tale. इस पर्टिकुलर पीरियड में कैंटरबरी टेल के लिए उनको जाना गया है और उनके जीनियस और ओरिजिनल कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा तारीफें की गई हैं इस पर्टिकुलर पीरियड की वजह से। दी कैंटरबरी टेल, अब उनका पहला वर्क और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इस पर्टिकुलर पीरियड का हम पढ़ेंगे। कैंटरबरी टेल के बारे में जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। The book depicts 29 pilgrims, including the poet who met in the Tabard Inn in Southwark. इसके अंदर 29 pilgrims की बात की गई है। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी मैंने जब भी नेट का अटेम्प्ट दिया था ना, तो मैंने ये चीज़ ज़रूर पाई कि उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन था ही था। तो आप लोग भी इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि भाई कितने पिलग्रिम्स थे। तो 29 पिलग्रिम्स के ऊपर ये बुक है, इंक्लूडिंग द पोएट। पोएट को इसमें इंक्लूड किया गया है। Who met in the Tabard in Southwark पे वो मिलते हैं। They were bound to visit the shrine of Saint Thomas A. Becket of Canterbury. वो किनकी श्राइन पर जा रहे हैं? Saint Thomas A. Becket of Canterbury की श्राइन पर जा रहे हैं। All of them were in jovial mood, यानी खुश थे, and were welcomed by the equally jolly host Harry Bailey. ये भी पूछा गया है कि होस्ट कौन था कैंटरबरी टेल्स में, तो हैरी बेले, ठीक है। Who also joined them in the journey. They mutually decided that each pilgrim would narrate 2 tales on the onward journey and 2 on the return journey. उन लोगों ने सबने मिलकर क्या डिसाइड किया कि हर एक पिलग्रिम को 2 टेल्स सुनानी है, एक जाते टाइम और दूसरी आते टाइम, ओके। ओके, या The purpose of this was to get rid of the tedium of tiring journey. अब ये तो होता ही है, जब भी कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होती है तो यूजुअली लोग टायरसम या फिर बोरिंग सा फील करने लगते हैं। तो इन लोगों ने ये तरीका निकाला था कि भाई अगर हम नरेशन करेंगे, हम स्टोरीज सुनाएंगे आपस में, तो हमारा टाइम भी जल्दी कट जाएगा और मतलब लाइक बहुत ईजी हो जाएगी जर्नी, हमारे लिए बहुत जोवियल हो जाएगी। इसीलिए मतलब लाइक ये सब कुछ डिसाइड किया गया था कि भाई ऐसे ऐसे हम सभी लोग टेल्स सुनाएंगे एक दूसरे को, तो हमारा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। हम लोग भी करते हैं ना ट्रेन में, जब फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, कोई ना कोई गेम खेलते हैं या बातें करते हैं, जो भी करते हैं, ये इसी तरीके से ये भी एक बहुत ही नॉर्मल तरीके का वर्क दिखाया गया है, जिसके अंदर बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके। हाउएवर द कैंटरबरी टेल्स आर ओनली 24 स्टोरीज, लेकिन सिर्फ 24 स्टोरीज में ही कैंटरबरी टेल है, विद अ वेराइटी ऑफ नरेशन, क्योंकि हर पर्सन अलग है, हर कोई अपने तरीके से नरेट कर रहा है,
तो भाई इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा पाई गई है नरेशन को लेकर। दी फॉलोइंग वर दी पिलग्रिम्स, अब ये नाम आप देख लो, मैं नाम आपको बता देती हूँ, ये जरूर से लिस्ट बना लो। फर्स्ट नाइट, सेकेंड स्क्वायर, थर्ड ह्यूमन, फोर्थ नन, फिफ्थ अनदर नन, सिक्स्थ मॉन्क, सेवन फ्रायर, एट्थ मर्चेंट, नाइन्थ क्लर्क, 10th सर्जेंट ऑफ द लॉ, 11th फ्रैंकलिन, 12th हेबरडाशर, 13 कारपेंटर, 14 वीबल या ब्रैकेट में लिख लो वीवर, 15 टॉपिकार ब्रैकेट में कॉपी कारपेट मेकर, 16 डायर, 17 कुक, 18 शिपमैन, 19 फिजिशियन, 20 वाइफ ऑफ बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 पार्सन, 22 प्लोमैन, 23 रीव, 24 मिलर, 25th summoner, 26th pardoner, 27 manciple, 28th Chaucer himself, and the last but not the least 29th host. Okay, in addition to the above there were 3 priests along with the pilgrim. इनके अलावा साथ में 3 priest भी थे, तो 29 ये थे और 3 और थे जो कि तीनों priest थे। ये हो गया आपका कुछ हाइलाइट्स मेजर इंपॉर्टेंट फ्रेंच पीरियड से मैंने पिछले वीडियो में बताई, आज मैंने इटालियन और इंग्लिश से आपके साथ डिस्कस कर ली है। ठीक है, सो अगली क्लास में या अगले लेक्चर में मैं आगे के जो राइटर्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसे विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर, जेम्स वन, सर डेविड लेट्से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उससे पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर लेती हूँ फटाफट से, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम प्रीवियस ईयर पेपर्स ही इसमें डिस्कस कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, which narrative poem by Lord Tennyson presents the story of a fisherman turned merchant sailor who after a shipwreck is marooned on a desert island? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका है क्रॉसिंग दी बार, सेकेंड इज टिथोनस, थर्ड इज इनॉच आर्डन एंड द लास्ट वन इज मॉड। तो इसका आंसर है इनॉच आर्डन। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन हमारा है द ईयर्स इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री बिटवीन 1649 एंड 1660 आर नोन एज। जो साल इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री में 1649 से लेकर 1660 के बीच में आया उसको क्या बोला जाता है? पहला द नियो क्लासिकल पीरियड, सेकेंड द कॉमनवेल्थ पीरियड, थर्ड द स्टुअर्ट पीरियड एंड द लास्ट द जैकोबियन पीरियड। तो इस पर्टिकुलर 1649 से लेकर 1660 के बीच के टाइम को क्या बोला गया है? द कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वरना नोटिफिकेशन मिस हुई तो क्लास मिस हो जाएगी, और क्लास मिस हुई तो बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट छूट सकता है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, कृधा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज के नाम से मेरा पेज है। जब हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी तो हम टेलीग्राम ग्रुप भी बना लेंगे, ताकि हम नोट्स वगैरह सब शेयर कर सकें। आप लोग मुझे पिंग कर देना और मैं आपको सारी चीजें शेयर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आर के नारायण का, स्वामी एंड फ्रेंड्स, विच गेम ऑफर स्वामी द बेस्ट काइंड ऑफ इमोशनल रिलीफ फ्रॉम द स्ट्रेन्स एंड प्रेशर्स ऑफ डिसअग्रीएबल सर्कमस्टांसेस। कौन सा ऐसा गेम था जो स्वामी को रिलीफ देता था? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या हॉकी? सो द राइट आंसर इज क्रिकेट। ओके, then William Blake expressed the importance of particular when he said that to generalize is to be dash, to particularize is the alone distinction of merit. Fill in the blanks. First one is an idiot, a poet, a dreamer, a skunk. तो आंसर यहाँ पे आएगा an idiot. रिपीट करती हूँ मैं, विलियम ब्लेक एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर व्हेन ही सेड, क्या स्टेटमेंट थी? To generalize is to be an idiot, to particularize is the alone distinction of merit. यानी particularization को ज्यादा importance वो बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, which of the following was not a dialect of Old English? Old English का इनमें से कौन सा डायलेक्ट नहीं है? आयरिश, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन या फिर कैंटिश? सो द करेक्ट आंसर इज आयरिश। ओके, होपफुली आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी, इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे ही इजी लैंग्वेज में, इजी वे में, नोट मेकिंग के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड। बाकी मैं और भी क्लासेस के लेक्चर्स अपलोड करती चली जाऊंगी, बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए,
बिकॉज आपका सपोर्ट मेरा मोटिवेशन बनेगा आपके एग्जाम्स को और ईजियर बनाने के लिए। और दूसरी बात कि यार हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, राइटर्स को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, पर्टिकुलर एजेस को डिस्कस करेंगे, जो कुछ भी हम करेंगे ना, ये हमारी इंग्लिश लिटरेचर की फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा हमारे लिए। ताकि जब भी आप, अगर आप अभी BA इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो और आगे आप मास्टर्स करने की सोच रहे हो, आपको तब एंट्रेंसेस में हेल्प मिलेगी, या अगर आप मास्टर्स कर चुके हो उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की सोच रहे हो जॉब रिलेटेड, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो ये कोई भी आपका क्लास ना, कोई भी आपका लेक्चर इनमें से बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाने वाला, वेस्टेज ऑफ टाइम यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूटिलाइज करो। मैं तो अपनी नॉलेज शेयर कर ही रही हूँ, बट आप कितना ज़्यादा ग्रैब करोगे, कितना ज़्यादा ग्रास्प कर पाओगे, वो सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। बाकी आप कॉमेंट सेक्शन में क्लियरली अपना टॉपिक मेंशन कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है। मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज मुझे आपको पढ़ाना है या सिखाना है, और साथ साथ में आपसे भी बहुत कुछ सीखना है। ज़रूरी नहीं है मेरे पास सब कुछ सारे टॉपिक्स कवर्ड हो सकता है कि कुछ मैं मिस कर जाऊँ, तो आपकी भी उतनी ड्यूटी बनती है कि आप याद दिलाओ कि दी हमें ये चीज़ बताओ या ये चीज़ शेयर करो वर्षिका हमारे साथ। तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करके, नोट मेकिंग करके आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। सो फिलहाल के लिए मैं इस क्लास को यहीं पे अभी अलविदा कहूंगी। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत अच्छे से मन लगाकर पूरे फोकस के साथ करिए अपनी तैयारी। मिलते हैं, बाय।